नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम बात करेंगे क्लास 12 में। आज हमारी जो पुस्तक है वो पुस्तक है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इस पुस्तक का पहला चैप्टर जनसंख्या, इसके सब टॉपिक वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन है। तो आइए हम आज इस पर बात करेंगे। इस वीडियो को पढ़ने के लिए हमको ध्यान रखेंगे चैप्टर चूँकि बड़ा है, इसलिए हमने इस चैप्टर को 4 भाग में बांट करके पढ़ा है। इसमें पहला टॉपिक का नाम दिया गया है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। आप जनसंख्या के चित्र देख रहे हैं, हमारी देश की जनसंख्या है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर डालते हैं। पहले आप टॉपिक का नाम देख रहे हैं जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इस टॉपिक को हम लोग 4 भाग में पढ़ेंगे। पहले भाग में लेक्चर होगा, व्याख्यान होगा, फिर उस टॉपिक से हमने क्या सीखा उस पर बात करेंगे। इसके बाद उससे संबंधित मानचित्र, क्रियाकलाप होंगे। इसके बाद फोटो और वीडियो होंगे। इतना हम लोग पहले वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेक्चर होगा, इसके बाद हमने क्या सीखा उससे प्रश्न होंगे, और जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उसके प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे। इसके बाद मानचित्र और क्रियाकलाप होंगे और फोटो और वीडियो जो आप नेट से डाउनलोड करेंगे उनको आप हम तक भेजेंगे। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में हमने क्या सीखा, इसका प्रश्नोत्तर, मानचित्र और क्रियाकलाप होंगे और उसके बाद पुनः फोटो होंगे। और उसके बाद लास्ट चैप्टर 4th पार्ट में हम लोग पहले व्याख्यान की बात करेंगे, यानी इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमने क्या सीखा उसके प्रश्न होंगे और पीछे वाले प्रश्न जो हमने आपको दिए थे उनके उत्तर होंगे। साथ में परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी होंगे। और इसके बाद आपकी किताब में जो मानचित्र होते हैं उन पर संबंधित प्रश्न होंगे। और लास्ट पार्ट में एनसीईआरटी से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे जो आपकी किताब में दिए गए हैं। तो एनसीईआरटी समाधान भी इसमें पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन है। आइए बात करें जनसंख्या का वितरण की। इसके कुछ उप टॉपिक जिनको हम लोग जान लेते हैं। जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या की वृद्धि यानी अवस्थाएं, जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विविधताएं, जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के बाद आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग नगरीय ग्रामीण संगठन पढ़ेंगे। इसके बाद भाषाई संगठन, भाषाई वर्गीकरण और धार्मिक संगठन पढ़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और आप एक चित्र देख रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र का चित्र है जिसमें हेडिंग पड़ा हुआ है जनसंख्या और जनगणना में अंतर। जनसंख्या और जनगणना के अंतर की बात करें तो आप एक चित्र देख रहे हैं, ये गांव का चित्र है। और आप किसी भी गांव या किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, जैसे हमारे अगल बगल का गांव है, वो गांव सेंधवार है। सेंधवार में कुछ लोग रहते हैं। जब लोगों की बात करेंगे तो वहाँ की जनसंख्या हो गई। जैसे गाँव है और गाँव में कुछ लोग आप देख रहे हैं, ये वहाँ की जनसंख्या हो गई। लेकिन जब उन लोगों की हम गिनती करना शुरू कर देते हैं, जब आप गिनती करेंगे तो गांव में कुछ पुरुष होंगे, कुछ महिलाएं होंगी, कुछ बच्चे होंगे, हम उनको गिन लेते हैं और कुल माना कि कुल पुरुषों की संख्या या महिलाओं की संख्या या कुल लोगों की संख्या 1000 हो गई। जैसे हमने गिनती करना शुरू कर दिया वो हमारी जनगणना हो गई। जनसंख्या और जनगणना में सामान्य अंतर, किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति की जनसंख्या होते हैं, जबकि किसी भौगोलिक क्षेत्र या उसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग व्यक्तियों की गिनती करना ये जनगणना होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 2011 में हुई जनगणना की। इस जनगणना के महत्वपूर्ण बिंदु, ये हमारे देश की 15वीं जनगणना थी। तो महत्वपूर्ण बिंदु है इसकी कुल जनसंख्या 1,21,65,69,573 थी, जिसमें 51.47% पुरुष और 48.53% महिलाएं थी। यह जनसंख्या विश्व का लगभग 17.5% थी। अगर हम 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की गिनती करें तो इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 13.6% थी। अगर नगरीय जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या का ये 31.7% नगरीय जनसंख्या थी। 10 की वृद्धि की बात करें तो 17.7 10 की वृद्धि थी। अगर लिंगानुपात की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 943 रहा। साक्षरता 73% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.9% और महिला साक्षरता 64.6% रही। इस जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। यह भारत, चूंकि भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन इसकी संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई थी। आगे बढ़ते हैं और कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं।
अब आइए बात करते हैं ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हैं। और वही न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में लक्षद्वीप, दमन-दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, सिक्किम, चंडीगढ़, मिजोरम, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, गोवा, नागालैंड और मणिपुर है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, अगर हम तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों की जनसंख्या को जोड़ दें तो कुल जनसंख्या का 76% लोग इन्हीं राज्यों में निवास करते हैं। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, यानी लोग कहाँ पर बसना ज़्यादा पसंद करते हैं और किन क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, उनके क्या कारण हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भौतिक कारकों की। भौतिक कारकों में अगर कहीं पर्वत पठार हैं तो वहाँ पर जल की कमी होती है, पर्वतों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है, मरुस्थल में पानी की कमी होती है, कृषि कार्य अच्छे से नहीं कर सकते हैं, तो ये सब मृदा वगैरह भौतिक कारकों में आते हैं। तो जहाँ पर अच्छे भौतिक कारक यानी मैदानों में लोग ज़्यादा बसने का प्रयास करते हैं और ज़्यादा जनसंख्या होगी। दूसरा है आर्थिक कारक, जहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध हों, परिवहन के साधन उपलब्ध हों, लोग ऐसे स्थान पर बसना पसंद करते हैं। जैसे सामाजिक कारक, जहाँ पर लोग अपने धर्म के लोग हों या अपने एक जैसे कल्चर वाले लोग हों, लोग वहाँ पसंद करते हैं। और अगला बात है कि जहाँ पर सुरक्षा जैसी चीज़ें हों, लोग वहाँ बसना पसंद करते हैं। चित्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं, अपने धर्म के साथ लोग बसना पसंद करते हैं। सामाजिक संगठन, इसके बाद उद्योग और युद्ध जैसी समस्याओं से लोग दूर रहना पसंद करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ क्षेत्रों की। भारत के मैदानों, तटीय मैदानों और डेल्टा में जनसंख्या का अधिक अनुपात है। अगर आप जबकि दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों में के आंतरिक जिलों की अपेक्षा उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों में उच्चतर अनुपात है। इसके कुछ कारण हैं, इन कारण को हम लोग जान लेते हैं। अगर हम तटीय मैदानों की बात करें तो तटीय मैदानों पर भूमि विन्यास, जल की उपलब्धता, जलवायु इत्यादि सुविधाजनक है या रहने योग्य है। वहीं राजस्थान में सिंचाई का विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। झारखंड में खनिज और ऊर्जा संसाधन तो हैं लेकिन जल की उपलब्धता नहीं है। प्रायद्वीपीय राज्यों में परिवहन का विकास नहीं हो पाया, इसलिए इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या मिलती है, जबकि तटीय मैदानों में ज़्यादा जनसंख्या मिलती है। आप देख रहे हैं पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और उत्तर के मैदान में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जबकि पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण का पठार और इसके तटवर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या कम मिलती है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में देखें तो जनसंख्या यहाँ पर भी कम मिलती है। जनसंख्या को प्रभावित करने का वाले कारक, इनको आप पढ़ चुके, एक बार फिर इन पर चर्चा कर लेते हैं। इनके मुख्य कारणों में सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण, इसके अलावा कृषि का उद्योग एवं विकास। जिन क्षेत्रों में कृषि पहले से प्रारंभ हो गई थी या कृषि का विकास उच्चतर स्तर पर है, वहाँ पर अधिक जनसंख्या मिलेगी। इसके अतिरिक्त मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल का विकास, औद्योगिक और नगरीकरण, ये प्रमुख कारण हैं जो जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करते हैं। आप कृषि का विकास देख सकते हैं, अधिवास, परिवहन के साधन और नगरीकरण क्षेत्र आप देख रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तुलना कर ली जाए, तटीय तथा मैदानी, तटीय मैदान और तटीय क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या मिलती है, जिसका कारण जमीन, जल, परिवहन जाल तंत्र का विकास। वही जो बड़े महानगर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, पुणे, अहमदाबाद, यहाँ पर यदि जनसंख्या मिलती है, जिसका कारण नगरीय क्षेत्र, औद्योगिक विकास है। आप देख सकते हैं तटीय मैदान, यहाँ कृषि की दशाएं अच्छी हैं और वहीं औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न, और ये भी आप देख रहे हैं तटीय मैदान और औद्योगिक क्षेत्र को। अब आगे हम लोग बात करेंगे जनसंख्या के घनत्व की। पहले जान लेते हैं जनसंख्या का घनत्व क्या होता है। यदि आप 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लेते हैं, उस 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या घनत्व है। अगर हम भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस घनत्व को ज्ञात करने के कुछ फार्मूले होते हैं जनसंख्या घनत्व। इसमें कुल जनसंख्या, जैसे भारत की जनसंख्या है यानी 1 अरब 21 करोड़, और उसमें हम कुल क्षेत्रफल 32,87,000 का भाग दे दें तो लगभग 382 के आसपास आ जाएगा। इस तरह हम घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। इस घनत्व के अलावा कुछ और घनत्व जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कायिक घनत्व। कायिक घनत्व का मतलब होता है कुल जनसंख्या बटे
निवल क्षेत्र क्षेत्र मतलब जो भारत की जनसंख्या 1,21 करोड़ है और उसमें हम कितने क्षेत्र पर कृषि की गई है उसका शुद्ध भाग का भाग दे देंगे तो हमारा काय घनत्व आ जाएगा। अगर कृषि घनत्व की बात करें तो कितने लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं और कितने क्षेत्र पर कृषि की गई है, ये हमारा कृषि घनत्व आ जाता है। जिसमें भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ क्षेत्रों को दर्शाया गया है, जैसे ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र हैं और हम घनत्व देख रहे हैं। आइए हम इसका विस्तार में चर्चा करते हैं। भारत का मानचित्र आप देख रहे हैं और सर्वाधिक जनघनत्व वाले राज्यों के नाम आप देख रहे हैं। इसमें बिहार का घनत्व सबसे ज्यादा 1106, उसके बाद पश्चिम बंगाल 1028, उसके बाद केरल 860, उसके बाद उत्तर प्रदेश 829, उसके बाद हरियाणा 573, उसके बाद तमिलनाडु 555, उसके बाद पंजाब 551। अब इन सारे राज्यों को आपको क्रम से इस मानचित्र में दर्शा लेना है। इस मानचित्र में हमने जानबूझकर चित्रों को इन राज्यों को नहीं दर्शाया है क्योंकि हमने इससे संबंधित कुछ प्रश्न आगे पूछे हैं। अगर हम यहाँ दर्शा देंगे तो आप उसकी नकल कर लेंगे, इसलिए आप इन राज्यों को मानचित्र में दर्शाएं और प्रश्नों का उत्तर दें। तो आपकी सुविधा के लिए हम बता देते हैं, जैसे बिहार, ये बिहार है। अब बिहार में 1 नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे बिहार और इसका घनत्व लिखेंगे 1106। आप एक मानचित्र बनाइए, पहले आउटलाइन बनाइए और आउटलाइन में सबसे पहले बिहार का चित्र बना लीजिए, 1 नंबर डाल दीजिए और उसका जनगणना लिख दीजिए। नंबर 2 वही पश्चिम बंगाल बना दीजिए देख देख करके, नंबर 2 इसका जनगणना लिख दीजिए। नंबर 3 केरल बना दीजिए, नंबर 4 उत्तर प्रदेश बना दीजिए, 5 हरियाणा बनाइए, हरियाणा है। नंबर 6 तमिलनाडु बना दीजिए, नंबर 7 पंजाब बना दीजिए। इस तरह से आप सारे राज्यों के जनगणना दर्शाएंगे और आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य। न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश यहाँ 17 है, मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, नागालैंड 119, हिमाचल प्रदेश 123, जम्मू कश्मीर 124। आपको बता देते हैं कि 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा है, एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। चूंकि हमारी जनगणना 2011 के अनुसार हुई है, इसलिए अभी डेटा पुराना ही है। हम इसकी गणना आगे के डेटा के अनुसार करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसका डेटा उपलब्ध नहीं है। इस वजह से जम्मू कश्मीर को हम पढ़ते हैं और इस मानचित्र में आप सारे राज्यों को दर्शा लेंगे बना करके। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनघनत्व दिल्ली का है। ये देखिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच के क्षेत्र में दिल्ली है। तो आप दिल्ली यहाँ लिखेंगे, नंबर 1 डालेंगे, लाइन की तरह से दर्शा लेंगे और इसका जनघनत्व लिख देंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। नंबर 2 चंडीगढ़ दिखा देंगे। फिर पुदुचेरी, पुदुचेरी भारत के 3 राज्यों में फैली हुई है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। लेकिन आप जो मेन पुदुचेरी है तमिलनाडु से घिरा हुआ है, यहाँ पर आप दिखा देंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। फिर दमन द्वीप आप दिखाएंगे, दमन द्वीप, लक्षद्वीप दर्शाएंगे, आप बना लेंगे। दादरा और नगर हवेली आप बना लेंगे, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। अंडमान निकोबार आप बना लेंगे और उसमें लिख लेंगे। इस तरह से आप जनगणना पढ़ लेंगे। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु आते हैं। इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय आते हैं। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, लद्दाख और लक्षद्वीप आते हैं। आप एक चित्र भी देख रहे हैं, इसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट इंडिया लिखा हुआ है। 1, 2, 3, 4 नंबर पड़े हुए हैं। 1 नंबर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, क्रम से नंबर पड़े हुए हैं। तो मिनिमम 5 आप याद कर लीजिए जो आपके काम के हैं। और इसके बाद डायग्राम से भी आप इन राज्यों को देख सकते हैं अलग अलग रंग से। जैसे उत्तर प्रदेश लगभग 16% से अधिक जनसंख्या यहाँ है, तो इसी तरह दिखाया गया है। और फिर आप इन्हीं राज्यों को मानचित्र में भी दर्शा लेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं, जैसे सिक्किम, नंबर 1 लीजिए सिक्किम, फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, से सारे राज्यों को आप दर्शा लीजिए। उनको आप पढ़ चुके हैं, आपकी सुविधा के लिए बता दिया है। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को आप दर्शा लेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ये सब आप मानचित्र में दर्शा लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश को भी आप मानचित्र में दर्शा लेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, लद्दाख और लक्षद्वीप को आप दर्शा लेंगे। क्योंकि वीडियो डाउनलोड करने से आप उसको पॉज करके उन पॉइंट को नोट कर सकते हैं
इसलिए हमने आपसे व्यू डाउनलोड करने के लिए कहा था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य। चूंकि इस साक्षरता वाले टॉपिक की चर्चा हम अगले चैप्टर, जो आपका 4th चैप्टर है भारत में मानव विकास, तो उसमें साक्षरता की चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश हैं। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले राज्यों में बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश की तुलना करें तो लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़ आते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्यों को आपको मानचित्र में दर्शाना है। तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, इन सब राज्यों को आपको सिर्फ उतने ही बनाएंगे जिनको आपको दर्शाना है। पूरे राज्य नहीं बनाएंगे। पूरा राज्य बनाएंगे तो कितनी हो जाती है समझ में नहीं आता है, इसलिए आप सिर्फ उतने ही राज्य बनाइए जितने आपको दर्शाने हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमनदीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली और चंडीगढ़। और आगे हम बात करेंगे हमने क्या सीखा। इतना जो आपने पढ़ा है, इस पढ़े हुए में आपने क्या सीखा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये सारे प्रश्न 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। आइए हम लोग प्रश्नों को नोट करेंगे और उनके उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? आप पहले सीख चुके हैं। सारे वही प्रश्न जो आपने पढ़े हैं। भारत में कुल पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ये भी आप पढ़ चुके हैं। भारत में कुल महिला जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ये भी आप पढ़ चुके हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये भी आप पढ़ चुके हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, इसका उत्तर आपको देना है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? सर्वाधिक जनसंख्या जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन है? न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन है? ये इस टॉपिक का पहला पार्ट है। इस टॉपिक के कुल 4 पार्ट हैं। तो 4 पार्ट को हम बार बार बारी बारी से पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमने थोड़ा सा पढ़ा, अगले पार्ट में कुछ और टॉपिक रहेंगे और जो प्रश्न हमने आपसे आज पूछे हैं उनका उत्तर भी अगले पार्ट में बताया जाएगा। तीसरे पार्ट में, और इस तरह से हम लोग 4 पार्ट में पढ़ेंगे। 4 पार्ट में पढ़ने के बाद फिर हम इस संबंध फिर आप चौथे पार्ट में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी होंगे, एनसीईआरटी का समाधान भी होगा। इस तरह से आप पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। धन्यवाद।